नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और दरअसल ये न्यूक्लिक एसिड का पहला लेक्चर माना जाएगा, लेकिन ये तीसरा हिस्सा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। अभी तक बच्चों हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दो चीजों को पढ़ चुके हैं। क्या क्या? एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। और इन चीजों का वीडियोस जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो उन टॉपिक्स के वीडियोस को देख सकते हो। और बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के बाद बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दो चीजें और पढ़नी होती हैं, एक तो विटामिन्स और दूसरा हार्मोन्स। लेकिन बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा होता है जो कि एक एक छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। क्या चीज का? तो न्यूक्लियोटाइड्स का। वो हम लोग आगे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। और ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जो कि मौजूद होता है एट हाई कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। यानी कि हर एक सेल, ये अगर सेल है तो सेल के सेंटर पर, सेल के न्यूक्लियस पर क्या चीज मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड। कौन से सेल में? तो हर एक सेल में। किस चीज के सेल में? तो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, हर एक जगह। यानी कि न्यूक्लिक एसिड सर्वो है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता है। अब क्या बात होता है कि हम तो जान गए कि न्यूक्लिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसका रोल क्या होता है हम लोगों के शरीर में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड का दो रोल होता है। एक तो होता है सेल रेप्लिकेशन और दूसरा रोल जो होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो चीजें हैं क्या? तो चैप्टर में हम लोगों को यही तो पढ़ना है भैया। मतलब न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को यही दो टॉपिक एक एक करके पढ़ना है, सेल रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। छोटे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम तुम लोगों को यहां पर समझाएं तो सेल रेप्लिकेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी के ग्रो और मेंटेनेंस के दौरान जो सेल एक दूसरे को रेप्लिकेट करता है, अपना फोटोस्टेट बनाता है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है जिसका कि जेनेटिक कोड वगैरह बिल्कुल सेम हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? सेल रेप्लिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? वाजिब है बच्चों, आप लोग जान रहे हो कि अल्फा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद प्रोटीन का जो बनना होता है हम लोगों के शरीर में, उसको गवर्न कौन करता है? तो वो भी न्यूक्लिक एसिड ही गवर्न करता है। कैसे कैसे? चैप्टर बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग उन चीजों को भी समझते चले जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड होता कितने तरीकों से है, तो आप लोग जवाब दोगे कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह से हो सकता है। वो क्या क्या? डीएनए, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? आरएनए। डीएनए कहने का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या मतलब जाता है बच्चों? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि न्यूक्लिक एसिड कितने तरह से होता है। दो तरह से, एक को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोगों ने यहां पर शुरुआत जो करी थी, वो शुरुआत में ही मैंने बोला था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर के जुड़ने के बाद जो पॉलीमर बने उसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब अगर न्यूक्लिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होगा कि नहीं बच्चों? बिल्कुल बना होगा। तो उन सारे मोनोमर को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उन सारे मोनोमर को हम लोग नाम देते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो उन सारे मोनोमर को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है क्या बच्चों? दिस इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो हम लोग जान गए हैं कि न्यूक्लिक एसिड को, मोनोमर को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब जब हम लोग जान ही गए कि न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तब
सवाल पैदा होता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखने को कैसा लगता है। तो इसको जानने के पहले आप लोगों को जानना है अभी के अभी कि न्यूक्लियोटाइड दरअसल 3 अलग अलग तरह के हिस्सों के जुड़ने के बाद बनता है, और वो 3 अलग अलग हिस्सा क्या होता है वो देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो 3 अलग अलग हिस्सा होता है, उसमें से पहला हिस्सा जो है वो तो होता है फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप रहता है, कुछ विशेष नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड किसे बोलते हैं हम लोग? सिंपली H3PO4 को हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, O डबल बॉन्ड P, OH, OH और OH। और ये अभी जो लास्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उस ऑनलाइन टेस्ट में भी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड के बारे में पूछा गया था कि एक मॉलिक्यूल कितना आयन डिसोसिएट होकर देगा, यानी कि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन से संबंधित था। खैर यहाँ पर उन चीजों से हम लोग हटते हैं और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिनमें से कि सबसे पहला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। और वो कुछ विशेष नहीं है, इस फॉस्फोरिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं। ये देखते हैं किस तरह से अटैच होता है आगे चलकर। दूसरा हिस्सा जो होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है 5 कार्बन सुगर। अब आप लोग जानो कि 5 कार्बन सुगर, 5 कार्बन वाला जो सुगर रहता है न्यूक्लियोटाइड में, वो भी 2 तरह से होता है। एक जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइबोज, और दूसरा जो होता है बच्चों दैट इज डीऑक्सी राइबोज। तो हम लोग जान तो गए कि न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें 5 कार्बन सुगर होता है। 5 कार्बन सुगर 2 तरह से होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज के स्ट्रक्चर को हम लोग वहां पर भी देखे थे कार्बोहाइड्रेट में, यहां पर दोबारा लिख दे रहा हूं कि राइबोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के वजह से हम लोग राइबोज को एल्डोपेंटोज भी बोलते थे। अगर आप लोगों को याद हो, एल्डोपेंटोज क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है, इसलिए एल्डोपेंटोज। डीऑक्सी राइबोज जो होता है, इसका पूरा नाम एक्चुअली 3 डीऑक्सी राइबोज है। 3 डीऑक्सी राइबोज, सॉरी, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज जो है, डीऑक्सी राइबोज जो है इसका पूरा नाम एक्चुअली 2 डीऑक्सी राइबोज है। यानी कि सेकेंड वाला जो कार्बन है ना, वहां से ऑक्सीजन मिसिंग होता है इसमें, यानी कि CHO यहाँ पर 1 2 3 और ये लास्ट में CH2OH। यहाँ पर सेकेंड वाले कार्बन से ऑक्सीजन मिसिंग है, तो उसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। इसलिए राइबोज का पूरा नाम एक्चुअली हम लोग बोले तो डी राइबोज है, कैपिटल डी राइबोज। वो आप लोग जानते हो नीचे के स्ट्रक्चर को देखकर। यहाँ क्या है? 2 डीऑक्सी राइबोज, 2 डी डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी करने का मतलब सेकेंड वाला कार्बन जो है वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान इस स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका देखना है, और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वैसा स्ट्रक्चर जो है राइबोज का इस तरह से निकल कर आएगा, ऐसा 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 ऐसा। बताओ तो ये फ्यूरानोज रिंग है कि पैरानोज रिंग? दिस इज फ्यूरानोज रिंग, क्योंकि फ्यूरानोज रिंग उसे बोलते हैं जिस रिंग में 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन होता है, समथिंग लाइक फ्रुक्टोज। तो यहां पर जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं तो दिस इज OH H H OH H OH, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा बच्चों CH2OH ये वाला, और ये H, और 1 2 3 4 5। तो ये वाला कार्बन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5। इसी तरह से डीऑक्सी राइबोज, जिसको 2 डीऑक्सी राइबोज भी हम लोग बोले, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसे हम लोग हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा इनलार्ज करके भी देख सकते हो, अगर देखने में परेशानी हो। क्वालिटी को तो आप लोग बेहतर कर लो फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो OH H H OH H OH CH2OH और H। तो कोई अंतर नहीं है इन दोनों में? कोई अंतर दिख रहा है क्या? अंतर क्या है? अंतर होगा कि 2 डीऑक्सी है। 2 डीऑक्सी मतलब 1 कार्बन ये है, तो सेकेंड वाले कार्बन का ऑक्सीजन मिसिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा 3 4 5। तो इन चीजों का मौजूदगी होता है। अब सवाल होता है कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का है, डीएनए है और दूसरा है आरएनए। डीएनए में कौन सा कार्बन रहता है? कौन सा? 5 कार्बन सुगर। तो डीएनए में नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी राइबोज, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज मौजूद होता है। ये जो है कहां मौजूद होता है? दिस इज प्रेजेंट इन वेयर?
डीएनए। और ये जो राइबोज है ये कहां पर मौजूद होता है, ये आरएनए में, जो कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे, प्रेजेंट इन आरएनए। अब बच्चों जो तीसरा हिस्सा होता है यहां पर कि न्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 अलग अलग चीजों से। और वो क्या कि फॉस्फोरिक एसिड, ये तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी होगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी होगा। ये 5 कार्बन शुगर ये कहां पर मौजूद होगा, ये डीएनए में भी होगा, आरएनए में, लेकिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस होगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज मौजूद होगा, राइबोस। ओके, अब ये तीसरा हिस्सा, तो ये पहला हिस्सा याद करो। याद करने के लिए मैं बार बार यहां पर बोल रहा हूं, ये YouTube वीडियो जो बनाने का पहला नियम होता है कि एक चीज को रिपीट नहीं करना है, बावजूद इसके मैं एक चीज को 10 बार रिपीट करता हूं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, आप लोगों को समय देना है यहाँ पर। तो ये क्या, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है न्यूक्लियोटाइड का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या रहता है 5 कार्बन शुगर, और तीसरा हिस्सा आप लोग याद करो जल्दी से, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस जो है, इस बेस के बाद वाले हिस्से में मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोग याद करो कि इन दोनों हिस्से के बाद जो तीसरा हिस्सा होता है न्यूक्लियोटाइड का, दैट वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, जो कि 5 होता 5 है, लेकिन उस 5 को हम लोग 2 सीरीज में बांटे। एक को बोलते हैं प्यूराइंस डेरिवेटिव और एक को बोलते हैं पिरिमाइडिन डेरिवेटिव। क्या होता है प्यूराइन डेरिवेटिव, क्या होता है पिरिमाइडिन डेरिवेटिव, अभी फिगर बनाकर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। लेकिन अभी आप लोग याद करो कि कुल मिलाकर 5 तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है, जो कि आप लोगों को मेरे फिंगर्स में यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ये जो पहला है दैट इज एडेनिन, याद करो, स्मॉल कैपिटल ए है, कैपिटल ए से एडेनिन। दूसरा वाला जो है दैट इज गुआनिन, तीसरा वाला जो है दैट इज थाइमिन, चौथा वाला जो है दैट इज यूरासिल और या साइटोसाइन, और पांचवा वाला जो है दैट इज यूरासिल। तो ये पहला एडेनिन और गुआनिन जो है, दिस टू आर प्यूराइन डेरिवेटिव। याद हुआ, कुल मिलाकर 5 तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, जिनमें से कि शुरू का 2 जो है एडेनिन और गुआनिन, दे आर प्यूराइन डेरिवेटिव, PURINE प्यूराइन डेरिवेटिव, और लास्ट का जो 3 है थाइमिन, साइटोसाइन और यूरासिल। तो थाइमिन, साइटोसाइन और यूरासिल जो है, ये तीनों जो है इसे हम लोग पिरिमाइडिन डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों प्यूराइन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आता है और ये तीनों पिरिमाइडिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आता है। लेकिन यहां पर साथ ही साथ हम लोग याद कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में, यानी कि या तो डीएनए में या तो आरएनए में, कुल मिलाकर 4 ही तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है। तो आप लोग पूछोगे भैया यहाँ तो 5 है, तो 5 में 4 कौन सा? तो याद करो, डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। याद हुआ, डीएनए में क्या नहीं होता है, यूरासिल। यूरासिल नहीं होता है तो होता क्या है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसाइन होता है और थाइमिन होता है। याद हुआ। और आरएनए में अगर थाइमिन नहीं होता है तो क्या रहता है, एडेनिन रहता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। याद हुआ, इसमें थाइमिन रहता है, इसमें यूरासिल रहता है, बाकी तीनों इसका भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है। अभी इस हिस्से को मिटाने के पहले मैं चीजों को लिखवा देता हूं, क्योंकि बाद में इसे दोबारा ना लिखना पड़े। इस हिस्से में क्या चीज बच रहा है, ये तीसरा हिस्सा, न्यूक्लियोटाइड का तीसरा हिस्सा, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, जो कि इसको लिखवाने के बाद तुरंत से मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो आप लोग लिखो हेडिंग देकर, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में पॉइंट कर करके लिखना, न्यूक्लिक एसिड इज लॉन्ग चेन कंडेंसेशन पॉलीमर। Nucleic acid is long chain condensation polymer which is present in high concentration in the nuclei of all kind of cells, present in plants and animals. Next point देके लिखना, nucleic acid find vital application. Nucleic acid find vital, VITAL मतलब important, application during नीचे 2 बेबी डॉट करके लिखो, पहला सेल रेप्लिकेशन और दूसरा देके लिखना प्रोटीन सिंथेसिस। पहला सेल रेप्लिकेशन और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। अब फिर से नीचे पॉइंट देके लिखो, न्यूक्लिक एसिड्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स,
न्यूक्लिक एसिड्स में बी ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लिक एसिड दो तरह से हो सकता है, क्या क्या, डीएनए और आरएनए। इन चीजों को वहां पर लिख लो आप लोग। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप लोग लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन छोड़कर लिखना, सिंस न्यूक्लिक एसिड इज कंडेंसेशन पॉलीमर सो दैट, since nucleic acid is condensation polymer, that means nucleic acid is formed after condensation of large number of monomers, which are nucleotides, which are nucleotides, nucleotides। उसी में लाइन चेंज करके that लिखना, that is nucleotides are monomers of nucleic acid, nucleotides are monomers of nucleic acid। अब न्यूक्लियोटाइड हेडिंग दो आप लोग, न्यूक्लियोटाइड आप लोग हेडिंग दो और उसी में लिखो नीचे, न्यूक्लियोटाइड में नीचे लिखना, each nucleotide of any nucleic acid, each nucleotide of any nucleic acid have three parts in it, have three parts in it। उसमें कितना हिस्सा होता है, तीन हिस्सा। तो इसी तरह से भी लिख सकते हो आप लोग भी, पहला डॉट देके लिखो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप में ये दोनों लिख लेना। उसके बाद लिखो दूसरा हिस्सा 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर में दो होगा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। लेकिन ये वाला जो आप लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर भी लिखोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखोगे, तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर को इस तरह से घेर देना और उसमें लिख लेना कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वी रिक्वायर, कहीं पे बगल में लिख लेना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वी रिक्वायर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ these two 5 कार्बन शुगर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ these two 5 कार्बन शुगर्स, ब्रैकेट में लिखना हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, एंड the two rings are also are फ्यूरानोज रिंग, FURANOSE, फ्यूरानोज रिंग। ये पायरानोज रिंग है या फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज रिंग। अब तीसरा डॉट देके लिखो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। बच्चों तीसरे डॉट में आप लोगों ने लिखा था नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, तो वहां पर आप लोग नीचे पॉइंट कर करके लिखना, इन न्यूक्लिक एसिड्स there are five different nitrogen containing heterocyclic bases are present, there are 5 different nitrogen containing heterocyclic bases are present, which are classified in the following two categories, नीचे डॉट देकर लिखना प्यूराइन डेरिवेटिव्स, PURINE प्यूराइन डेरिवेटिव्स, और उसी के नीचे दूसरा डॉट देकर लिखना पिरिमाइडीन डेरिवेटिव्स, PYRIPRIMYDINE पिरिमाइडीन डेरिवेटिव्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्यूराइन और पिरिमाइडीन के स्ट्रक्चर्स को। लेकिन स्ट्रक्चर को देखने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग स्ट्रक्चर नहीं भी याद करते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इसे आप लोग याद कर सकते हो, रख सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर हिंट के रूप में आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम लोग प्यूराइन डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं। तो प्यूराइन डेरिवेटिव देखने के पहले हम लोग जानते हैं प्यूराइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बाइसाइक्लिक रिंग है, यानी कि इसमें दो रिंग है। तो आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा कि दो रिंग है। दो रिंग होने के बाद आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर एक रिंग में 6 मेंबर है, एक रिंग में 5 मेंबर है। ये जो पहला रिंग है उसमें आप लोग गौर करो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। अगर सारे जगह रिंग में सारा का सारा कार्बन है तो उसे हम लोग होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, और अगर एक से अधिक मेंबर अलग अलग तरह का एलिमेंट रहे रिंग में तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। तो इसी का मिरर इमेज यहाँ देख लो। तो सॉरी तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा इसमें, तो यहाँ के सामने यहाँ पर नाइट्रोजन होगा और यहाँ के सामने यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर एरोमेटिक होता है चूंकि ये, तो मैं इस तरह से डबल बॉन्ड जगह पर बना देता हूं। तो यहाँ आप गौर करोगे कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट नहीं करा जाता है, तो हर जगह टेट्रावैलेंसी कार्बन का फुलफिल अपने आप हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन वगैरह पर अगर हाइड्रोजन रहे लाइन स्ट्रक्चर में तो उसे दिखाना पड़ता है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो यहाँ पर फुलफिल है, यहाँ भी फुलफिल है, यहाँ भी फुलफिल है। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 ही है,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता है। तो बच्चों बन गया ये जो स्ट्रक्चर है क्या चीज का, प्यूराइन का। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमाइडीन। बच्चों पिरिमाइडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी आसान है, इसमें एक ही रिंग होता है जो कि आप लोग गौर करोगे यहाँ से, और इसे भी हेट्रोसाइक्लिक हम लोग बना लेंगे। कैसे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन डालकर और एक नाइट्रोजन यहाँ पर डाल के। आप लोग गौर करोगे दोनों के दोनों नाइट्रोजन की टेट्रा वैलेंसी ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग प्यूराइन और पिरिमाइडीन के स्ट्रक्चर को आसानी से याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला था कि रियल में न्यूक्लिक एसिड में ना तो प्यूराइन रहता है ना फिर पिरिमाइडीन रहता है। रहता क्या है, प्यूराइन डेरिवेटिव। तो प्यूराइन डेरिवेटिव अगर हम लोग देखें तो 2 प्यूराइन डेरिवेटिव हम लोगों को देखना होता है। वो क्या, सबसे पहले हम लोग प्यूराइन के स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, बार बार स्ट्रक्चर इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग इसे स्किप भी ना करो और मेरे साथ साथ आप लोगों को याद भी होता चला जाए। और इसे याद करना बहुत ही आसान है। दरअसल एक बार देना होता है वो जिसे बोलते हैं हम लोग दिमाग, और दूसरा बार तो अपने आप दिमाग में ये स्टोर रहता है। तो आप लोग गौर करो, जस्ट यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ आप एक NH2 जोड़ दो, बच्चों बन गया क्या चीज, एडेनिन। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ एडेनिन, और ये पहला बेस है क्या चीज में मौजूद रहने वाला, न्यूक्लिक एसिड में, और उसे हम लोग कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला प्यूराइन डेरिवेटिव को देखते हैं, और दूसरा प्यूराइन डेरिवेटिव लिखने के पहले सबसे पहले तो हम लोग प्यूराइन के स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, जो कि आप लोगों को अब तक तो याद हो ही गया होगा अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं और इस जगह पर बच्चों हम लोग लिख देते हैं नाइट्रोजन, और यहाँ भी मिटाने के बाद हम लोग क्या लिख दिए, नाइट्रोजन। अब आप गौर करो कि इस जगह पर यहाँ पर इस वाले में जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्वानिन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, GUANINE, जिसे हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या रहता है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बताओ, तो कार्बन की तो पेंटावैलेंसी हो गई, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होता है, याद करते चले जाओ। अब देखो तो नाइट्रोजन की ट्राइवैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो इस जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस जगह पर भी ये NH2 जिसमें यहाँ था, इसमें ये NH2 यहाँ है। तो बच्चों आप लोगों को याद हो चुका होगा क्या चीज का स्ट्रक्चर, ग्यूनाइन का। तो ग्यूनाइन और एडेनिन ये 2 तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस जो है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्यूराइन डेरिवेटिव। अब बच्चों हम लोग देखते हैं पिरिमाइडीन डेरिवेटिव को। पिरिमाइडीन डेरिवेटिव 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो है दैट इज थाइमीन। थाइमीन जो है वो पिरिमाइडीन का ही डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पिरिमाइडीन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। आप लोग गौर करोगे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, डबल बॉन्ड हो, क्या चीज में, थाइमीन में। यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, डबल बॉन्ड हो। तो आप लोग गौर करोगे, अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को डाल दूं तो कार्बन की पेंटावैलेंसी हो जाती है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ से हटा देंगे। लेकिन नाइट्रोजन के ट्राइवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इस नाइट्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या चीज मौजूद होता है, एक मिथाइल ग्रुप। तो ये वाला जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस है, इसे बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं थाइमीन, और इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये इस कैपिटल A, कैपिटल G और ये कैपिटल T। और नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, यूरासिल। तो यूरासिल को हम लोग भी इसी तरह से लिखते हैं, जैसा स्ट्रक्चर थाइमीन का होता है सेम, कोई भी अंतर नहीं रहता है यूरासिल के स्ट्रक्चर में। तो इस बच्चे दिमाग में आ रहा है जब अंतर ही नहीं है तो पढ़ते क्या है, तो अंतर तो कुछ ना कुछ होगा ही, और वो अंतर ये है कि हम लोग कुछ भूल जाते हैं यहाँ पर लिखने। और क्या भूल गए लिखने, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप नहीं रहता है क्या चीज में बच्चों, यूरासिल में।
जिसे हम लोग कैपिटल यू से भी बोलते हैं, और लास्ट जो बच जाता है दैट इज साइटोसाइन। और साइटोसाइन तो सबसे आसान होता है, वो सबसे पहले हम लोग पिरिमाइडिन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या लिख लिया, ये हम लोगों ने लिख लिया पिरिमाइडिन। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर भी बच्चों क्या चीज है, नाइट्रोजन है, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से रहता है। ये क्या चीज हो गया बच्चों, दिस इज पिरिमाइडिन। अब इसी से अपने को बनाना है साइटोसाइन। साइटोसाइन तो इतना आसान है, यहीं पर जो ये ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, और ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ से नाइट्रोजन का ट्राइवेलेंसी हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, और यहाँ पर सिंपली NH2 लिख दिया। तो ये बच्चों बन गया क्या चीज, दिस इज साइटोसाइन। ओके, तो बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दो ही याद करना है, वो भी सिंपल सिंपल ही है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को याद करने के बाद ये पांचों स्ट्रक्चर भी आप लोगों को याद हो सकता है। तो अब आप लोग बता दो कि कुल मिलाकर कितने तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस मौजूद होते हैं, कहां पर, न्यूक्लिक एसिड में। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज एडेनिन, जिसे हम लोग कैपिटल ए से भी दर्शाते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज ग्वानिन, जिसे हम लोग कैपिटल जी से भी दर्शाते हैं। तीसरा जो होता है दैट इज थायमिन, इसे हम लोग कैपिटल टी से भी दर्शाते हैं। इसके बाद जो होता है दैट इज यूरासिल, जिसे कैपिटल यू से भी दर्शाते हैं। और सबसे लास्ट जो है दैट इज साइटोसाइन, और इसे कैपिटल सी से भी दर्शाते हैं। ये दोनों जो है क्या चीज है, इसे हम लोग प्यूराइन बोलते हैं, प्यूराइन डेरिवेटिव। और इन तीनों को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, पिरिमाइडिन डेरिवेटिव। इसे अच्छे से आप लोग लिख लोगे कॉपी के अंदर। और यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूं मैं कि इन डीएनए में क्या रहता है, थायमिन नॉट प्रेजेंट, सॉरी यूरासिल नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या नहीं रहता है बच्चों, यूरासिल नॉट प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है, तो थायमिन, एडेनिन, साइटोसाइन और ग्वानाइन, ये जो है ये प्रेजेंट होता है। इन चीजों को आप लोग कॉपी में जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, तो कॉपी उतना ही सुंदर बनेगा। और ऐसा ही आप लोग लिख लेना इन आरएनए, पता नहीं पिक्चर में रह रहा है कि कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो उसी तरह से आप लोग लिखोगे। यूरासिल की जगह क्या होगा बताओ, थायमिन, ये नॉट प्रेजेंट। और नीचे रहता क्या क्या है, तो थायमिन के जगह आप लोग सिर्फ डाल दोगे क्या, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसाइन और ग्वानाइन, ये जो है प्रेजेंट होता है क्या चीजों में, आरएनए में। अब बच्चों हम लोगों को जानना है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड 3 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है, और वो 3 अलग अलग हिस्सा क्या क्या होता है। एक तो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो कि मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड में, जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। इन स्ट्रक्चर्स को इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा हिस्सा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 5 कार्बन सुगर। तो 5 कार्बन सुगर दो तरह से होता है, एक डिऑक्सी राइबोज और दूसरा राइबोज। राइबोज जो है वो मौजूद होता है आरएनए में, डिऑक्सी राइबोज जो मौजूद होता है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। हम लोग यहाँ पर डिऑक्सी राइबोज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग अंतर क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के मौजूदगी का अंतर होता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें OH, H, H, OH, H, OH और ये CH2OH और ये H, ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, राइबोज। हम लोग यहाँ पर ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5, सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे तो बच्चों क्या चीज बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 डिऑक्सी राइबोज। ओके, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ वैसे ही लिख रखा है, ये HOH, सिर्फ सेकेंड वाले कार्बन का ऑक्सीजन जो होता है वो मिसिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेकेंड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो ये जो है बच्चों क्या है, डिऑक्सी
राइबोज। ये मौजूद होता है कहां पर? डीएनए में, और ये आरएनए में। और क्या चीज मौजूद होता है बच्चों? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस तो 5 तरह का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेकर काम चला रहे हैं, और वो हम लोग ले लेते हैं कोई प्यूराइन डेरिवेटिव, जैसे कि एडेनिन ले लेते हैं। एडेनिन तो काफी आसान स्ट्रक्चर भी था, और उस स्ट्रक्चर को उल्टा कर यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्यों वो देखेंगे बाद में। वो उल्टा के दोनों लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में भी आ जाएगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता था, अगर आप लोगों को याद हो, याद करना काफी आसान है। एडेनिन में यहाँ पर NH2 होता था, और यहाँ पर क्या होता था बच्चों? यहाँ पर नाइट्रोजन इस तरह से एक डबल बॉन्ड यहाँ रहता था, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, और एक नाइट्रोजन यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। तो ये जो था क्या चीज का स्ट्रक्चर है? एडेनिन का। तो यहाँ पर इन सारे नाइट्रोजन में से इस नाइट्रोजन पर, जो कि रिंग का मेंबर है, उसमें इन तीन नाइट्रोजन है ना रिंग का मेंबर, उसमें इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता था। इसी का मिरर इमेज या उल्टा कर अगर हम लोग लिखते हैं, तो वो क्यों लिख रहे हैं? वो रिप्रेजेंटेशन में सुविधा होने की वजह से। तो उसे हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि नहीं बच्चों? बिल्कुल ऐसा हाइड्रोजन, और ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इस तरह से हम लोग देख लिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। बताओ तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई भी अंतर नहीं है यहाँ पर NH2। तो ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है बच्चों? एडेनिन का। हम लोग ध्यान से सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिखना, जो कि बहुत आसान है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जाना 1, 2, 3 चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग एक डिऑक्सीराइबोज ले लेते हैं सबसे पहले। ध्यान से देखना, ये जो है बच्चों क्या चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोज। इधर लिखता हूं थोड़ा इस साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज बड़ा लड्डू हो गया, खैर जो भी हुआ समझ में आना चाहिए। ये जो है ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? ये डिऑक्सीराइबोज। यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। स्ट्रक्चर याद होते चले जाना चाहिए। कॉपी में जब आप लोग भी बार बार लिखोगे तो चीजें आसान होती चली जाती हैं। इन बात को तो आप लोग समझ ही रहे होगे। यहाँ पर है CH2, ये क्या है? OH, और यहाँ H, तो ये क्या है? ड्यू टू डिऑक्सी राइबोज। अब दूसरा हिस्सा लिखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। तो ध्यान से देखना, ये है फॉस्फोरस, ये है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH रहता है, यहाँ पर भी एक OH होता है, और एक OH यहाँ पर होता है। तो ये हो गया अपना बच्चा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। और इस जगह पर, इसका जगह पर हम लोग ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हम लोग लिख देते हैं। ये है बच्चों क्या? हाइड्रोजन। ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ यहाँ यहाँ, और एक नाइट्रोजन इस जगह पर मौजूद होता है। ठीक है। अब आप लोग बताओ कि यहां से H निकल जाए, यहां से OH निकल जाए। ध्यान से देखना, कंडेंसेशन हो रहा है, 3 हिस्सा हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पर। यहां से हम लोग H निकाल लेते हैं, और यहां पर से OH, यहां पर से H निकाल लेते हैं, और यहां पर से क्या निकाल लिए? OH। कुछ भी किए हैं क्या? कुछ भी नहीं किए। तो बताओ तो इस कंडेंसेशन के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पर जब हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, यानी कि H2O निकाल देंगे, यहाँ से वाटर वाटर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा O, ये इस तरह से, है कि नहीं? यहाँ ये H H H OH, इस जगह पर तो H ही रहेगा, और ये CH2 बच जाएगा, और इस CH2 से ये ऑक्सीजन अटैच होगा, और इस ऑक्सीजन से ये फास्फोरस अटैच होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OH, और इस जगह पर भी OH। क्लियर है? यानी कि ये 2 चीज हम लोगों ने कंडेंस कर लिया, और इस जगह पर जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बचा रहेगा। यहाँ से OH और H निकल गया, OH और H निकल गया, तो बताओ तो ये कार्बन डायरेक्ट अब किससे जुड़ा हुआ रहेगा? ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और यहाँ पर इस तरह से बाकी पूरा स्ट्रक्चर हम लोग लिख देते हैं।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर था, सॉरी यहाँ तो पूरा लिखा ही नहीं था, ये NH2 है, ये ऐसे और ये ऐसे था, तो ये NH2, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये जो ध्यान से, ये पूरा आप लोगों को लिखना है ध्यान से, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पर दो जगह कंडेंसेशन हुआ, वो दो जगह क्या है, इस कार्बन को 5 कार्बन शुगर को अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो आप लोगों को 5 कार्बन दिख रहा है, तो उस 5 कार्बन में ये पहला कार्बन कंडेंसेशन में भाग लेता है और चौथा नहीं 5वां कार्बन कंडेंसेशन में भाग लेता है। आप लोगों से पूछा जाए कि इस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप का कंडेंसेशन इस शुगर में, न्यूक्लियोटाइड के शुगर में कहां पर हुआ है, तो आप लोग बोलोगे C5 पर, और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस वो कहां पर कंडेंस हुआ है, तो C1 पर। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि जब IUPAC नोमेनक्लेचर के तौर पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखते हैं तो वहां पर पेरेंट चेन जो है इसको मानते हैं, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस को। तो इसके नंबरिंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए जब हम लोग शुगर में नंबरिंग करते हैं तो वहां पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश बोलते हैं। यानी कि आप लोगों से पूछा जाए कि फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कहां पर कंडेंस हुआ, तो आप लोगों पे C5 डैश पर ऑफ शुगर ग्रुप, और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस कहां पर कंडेंस हुआ, तो ये C1 डैश पर, कहां पर, C1 डैश ऑफ ये शुगर का, ये 5 कार्बन शुगर जो है। अगर आप लोग ये जो है ये क्या चीज का न्यूक्लियोटाइड है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA। कैसे पहचानोगे न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA है, यहां पर इसे जो है आप लोग क्या नाम दोगे, दिस इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA। ये पहचानोगे कैसे DNA का न्यूक्लियोटाइड, आप लोग पहचानोगे कि यहाँ पर OH रहेगा तो वो RNA का न्यूक्लियोटाइड होगा, और यहाँ पर 2 डैश पर H रहेगा तो वो DNA का न्यूक्लियोटाइड होगा। क्लियर है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि DNA का न्यूक्लियोटाइड तो हम लोग पहचान लिए यहाँ पर HH होने के वजह से, तो यहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस जो होता है यहाँ पर कौन सा हो सकता है, यहाँ एडेनिन हो सकता है जो कि यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, साइटोसाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, और थाइमिन हो सकता है। यहाँ पर यूरासिल हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूरासिल को अगर आप लोग अटैच करोगे तो वो इनर्जेटिकली अनफेवरेबल स्ट्रक्चर होता है DNA के लिए, जो कि हायर लेवल में हम लोगों को देखना और पढ़ना होता है। अगर यहाँ पर OH रहता, यानी कि ये RNA का 5 कार्बन शुगर रहता या न्यूक्लियोटाइड रहता, तो उस न्यूक्लियोटाइड में इस जगह पर एडेनिन तो हो ही सकता है, साइटोसाइन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, लेकिन थाइमिन नहीं हो सकता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूरासिल हो सकता है। ओके स्टूडेंट, बच्चों इसी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर समझाने के लिए दोबारा लिख रखा है, कुछ भी अंतर नहीं है, जो यहाँ था वही कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग बताते चले जाओ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोटाइड का बना, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे। अगर यहाँ पर एडेनिन है और तो ये क्या नाम हो जाएगा, एडेनोसिन। ये अगर यहाँ पर बेस की जगह एडेनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एडेनोसिन। ओके, इतने इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ जो OH रहता है पानी में, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तो ये H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस। यहाँ पर भी H प्लस है तो ये निकल जाएगा माइनस, तो ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप से बन जाएगा फॉस्फेट। तो इसे हम लोग नाम देते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस न्यूक्लियोटाइड के नेम का अगर शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसे हम लोग लिख देते हैं AMP। ओके, इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, लेकिन अभी बताओ ये तब नाम होगा जब यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह ये क्या चीज का है, DNA का है, यहीं से ना हम लोग पहचानते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन के जगह OH लिख देंगे तो अब इसका नाम परफेक्ट हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, आप लोग लिखते चले जाना, मैं क्योंकि मैं फिगर ही बदलता चला जाऊंगा। इस पर्टिकुलर का नाम है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर लिखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलर इसका, अब स्ट्रक्चर को ही बदल रहे हैं। यहाँ पर OH की जगह अगर H रहता, जो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था, तो अब तो ये DNA का हो गया। तो सिर्फ इसके नाम में हम लोग क्या करेंगे, डीऑक्सी लगा देंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसे हम लोग DAMP लिख सकते हैं। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्लियर है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसका। अब हम लोग स्ट्रक्चर में और तब्दीली करते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो था, ये कौन से कार्बन पर अटैच है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश पर अभी अटैच है। अगर ऐसा ही ग्रुप एक और यहाँ 3rd नंबर कार्बन पर भी तो अटैच हो सकता था, तो यहाँ 3rd नंबर कार्बन पर भी अगर अटैच हो जाए तो यहाँ पर कंडेंस करके देखो आप, क्या बन जाएगा, OP डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O- और यहाँ पर भी O-। तो यहाँ दो फॉस्फेट ग्रुप हो गया ना। तो यहाँ पर मोनोफॉस्फेट तब लिखते हैं जब एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच है। दो फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच है तो उसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, उसका नाम हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर का नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। एडेनोसिन तो नाम होगा ही, ADENOSINE, लेकिन यहाँ मोनो की जगह हम लोग क्या नाम लिखेंगे बच्चों, डाइफॉस्फेट। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर अगर हम लोग OH डाल देंगे तो अब ये RNA का न्यूक्लियोटाइड है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, इस पर्टिकुलर का, देखना बदलते जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर का नाम हो जाएगा एडेनोसिन, यहाँ डीऑक्सी हटा देंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिंपली ADP। कहीं कोई तकलीफ है। अब बताओ, ये सेकेंड वाला जो कार्बन है, सेकेंड वाला कार्बन, यहां पर से भी हाइड्रोजन हटा दें और ऑक्सीजन हटा के एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप यहां पर भी अगर हम लोग कंडेंस कर दें, ध्यान से देखें, एक चीज हम पहले यहां पर बता दें कि यहां पर एक और OH है नाइट्रोजन, ये 5 कार्बन शुगर में, तो यहां पर एक और फॉस्फोरिक ग्रुप हम लोग अटैच कर सकते हैं तब जब ये DNA का रहता, RNA का रहता। अगर ये DNA का रहता तो सोच के देखो, DNA में सिर्फ एक यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यूज हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसे हम लोग DNA में ट्राइफॉस्फेट नहीं बना सकते। हम लोग ट्राइफॉस्फेट सिर्फ कहां बना सकते हैं, RNA में। तो RNA में ये OH हटा दिए और यहाँ पर एक और फॉस्फोरिक ग्रुप हम लोग मान लो जोड़ दिए इस तरह से, O-। अब इस पर्टिकुलर का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ATP जो है वो संभव है, तो डीऑक्सी ATP संभव है क्या, बिल्कुल नहीं संभव है। यानी कि मोनोफॉस्फेट जो होता है वो RNA में भी मौजूद होता है, DNA में भी मौजूद हो सकता है। ये डाइफॉस्फेट जो होता है ये भी RNA के न्यूक्लियोटाइड में हो सकता है और DNA में भी हो सकता है, लेकिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ RNA के न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होता है। ओके स्टूडेंट, तो चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। जहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिख रखा था, वहां पर पिछले वाले हिस्से को भी आप लोग पूरा लिखोगे और उसके बाद आप लोग हेडिंग देकर लिख लेना कि नेमिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये नेमिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में आप लोग लिख लेना, और जो जो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर मैं बोलता चला जा रहा हूँ उन चीजों को आप लोग कॉपी में भी साथ से खुद से लिखते चले आना। जैसे कि ये ट्राइफॉस्फेट जो होता है DNA वाले में, मतलब डीऑक्सीराइबोज नहीं बनाता है, सिर्फ राइबोज जो है वो ट्राइफॉस्फेट बनाता है। नेमिंग में D कहां पर लगाएंगे, कहां पर D नहीं लगाएंगे, इन चीजों को भी आप लोग कॉपी में लिखते चले जाना साथ साथ। अब आप लोग हेडिंग देके लिखो डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, SID। ओके, अब बच्चों हम लोगों को जानना है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का अंतर। TIDES, टाइट सफेदी, आप लोगों को पता है, मैं खेलू नहीं कूदू नहीं बन जाऊं क्या भोंदू राम, वो वाला टाइट्स।
और ये न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि तुम लोग मेरे साइड हो, ओके। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होता है, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानबूझ के यहाँ न्यूक्लियोटाइड का एक एग्जांपल लेकर उसे दोबारा से लिख रहा हूँ। बार बार ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर्स इजी लगने लगे आप लोगों को। तो यहाँ O-, ये P डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर भी O रहता है और इसके बाद क्या रहता है, याद होगा CH2, इसके बाद क्या होता था H, और यहाँ पर O था, ऐसे है और कोई अंतर तो है नहीं। आप लोग बता दो सिर्फ तुरंत से देखकर कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैं डीएनए के लिए लिखा हूं या फिर आरएनए के लिए। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी एडेनोसिन वाला ही लिख रहे हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि यही वाला स्ट्रक्चर बार बार क्यों लिखते हैं भाई सर, कोई और बेस लेकर क्यों नहीं लिखते हैं? लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर एडेनोसिन है NH2, क्योंकि हाथ में बैठ गया है इस वजह से इसे खड़ा करना होगा ना, अभी नहीं खड़ा होने का इसका इच्छा है, इस वजह से इसे ही हम लोग बार बार लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई और बेस भी पांचों में नहीं, चारों में से कोई एक लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है। अभी आप लोग बताओ कि ये राइबोस का स्ट्रक्चर है कि डीऑक्सी राइबोस का है? ये राइबोस का, और ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, यहां देखो, और अंतर ढूंढो, तुम लोग जो ढूंढोगे अंतर 10 बन जाओगे जीनियस। ऐसा तो कुछ नहीं है, अंतर तो एक ही मिलेगा, तो जीनियस बनने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आप लोग ध्यान से देखते चले जाओ और सोचकर बताना कि जीनियस हो या नहीं आप लोग। ये नाइट्रोजन है, इस तरह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो कि बार बार एक ही चीज तो लिख ही रहा हूं यहाँ पर। NH2 एडेनोसिन है, दिस इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं? ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है बच्चों, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कुछ इस तरह से, यहाँ पर H लिख देते हैं, OH लिख देते हैं, H, और यहाँ पर क्या था, CH2OH, ये था H, यहाँ पर H था। नंबरिंग करें अगर 1', 2', 3', 4' और 5' वाले कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ भी 1', 2', 3', 4', 5'। डैश क्यों लगाते हैं बताया था, पैरेंट चेन हम लोग इसको मानते हैं इस वजह से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ओके। तो क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड दरअसल 3 हिस्सों से जुड़ने के बाद बनता है, एंड दिस इज एक्चुअली मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड नहीं है, क्योंकि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस के कंडेंसेशन के बाद बना होता है। और ये जो 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस के बीच यही ना नया बॉन्ड बना है बच्चों। तो इस नए बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, या फिर लिंकेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिर्फ न्यूक्लियोसाइड में ही होता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड में भी ये जो बॉन्ड है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या फिर लिंकेज, ओके। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, और इन चीजों को लिखने के बाद लेक्चर कंप्लीट और सलाम नमस्ते। क्योंकि ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था अगले लेक्चर को जानने के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी तो मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में से बताओ तो जल्दी से, कौन सा मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, ये वाला या ये वाला, ये टाइट सफेदी, ओके। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आज के लेक्चर के ईच एंड एवरी कंटेंट को मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया है, और आप लोगों ने समझा भी होगा अगर आप लोगों ने वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा होगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों का फेयर कॉपी बनाना कलर्ड पेन के साथ, क्योंकि बाद में अगर आप लोगों को पढ़ने की इच्छा भी हो जाए तो कॉपी खूबसूरत रहती है तो पढ़ने की इच्छा होती है थोड़ी थोड़ी, और अगर कॉपी बदसूरत हो आप लोगों की तरह नहीं तो कॉपी
जो है वो पढ़ने की इच्छा को भी दबा देती है, और पढ़ने का इच्छा होने के बावजूद भी पढ़ने का मन नहीं करता। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, इन चीजों को करना ही चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज रहने देते हैं इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के हिस्सों को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ओके स्टूडेंट बार बार क्यों आता है भाई?